दोस्तों, इस समय जो कोहराम मचा हुआ है इसके बारे में आप जानते ही हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे देश में इतने मेडिकल साइंटिस्ट हैं, इतने डॉक्टर्स, इतने हॉस्पिटल्स हैं, उसके बावजूद भी देश में लोगों में बीमारियां बढ़ती क्यों जा रही हैं? आखिर क्यों ये बड़े बड़े डॉक्टर्स छोटी छोटी ब्लड प्रेशर की और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों को भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं? क्यों लोगों को ज़िंदगी भर दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये मेडिकल बुक्स की पढ़ाई हो क्या रही है जिसकी वजह से बीमारियां ठीक नहीं हो रही हैं और लोग दिन पर दिन हेल्थ में बदतर स्थिति तक पहुंचते जा रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सपर्ट से कि किस तरह से आप घर पर बैठकर बड़ी बड़ी बीमारियों को बिना दवाइयों के चुटकियों में ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए मिलते हैं हेमा सिंह जी से। हेमा सिंह जी जो एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं और प्रोफेशनली ये साउथ दिल्ली में एज ए डाइटिशियन अपनी प्रैक्टिस करती हैं। मेरा नाम हेमा सिंह है और मैं एक डाइटिशियन हूँ। साउथ एक्सटेंशन दिल्ली से कुछ सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो हेमा जी, जब आपने न्यूट्रिशन कोर्स करके अपनी प्रैक्टिस कर रही थी तो फिर आपको डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी के पास आने की या उनके संपर्क में आने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि ऑलरेडी आपने कोर्सेज सारे किए थे, अपनी प्रैक्टिस आप कर ही रही थी। देखिए, मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही थी और जनरली मैं जो भी मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे थे उनको वेट लॉस, वेट गेन तो बहुत आसान चीज़ है, वो मैं कर रही थी। बट सैडली ये हो रहा था कि किसी को अगर डायबिटीज़ है या किसी को अगर थायराइड है या ब्लड प्रेशर है तो उसको मैं उनके लिए ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रही थी। यानी कि डाइट से मैं थोड़ा कंट्रोल कर पा रही थी, उसकी रिड्यूस हो रहा था। यानी कि अगर किसी की 200 शुगर आ रही है विद मेडिसिन तो मेरी डाइट के वजह से वो ये हो रहा था कि चलो वो 150 आ रही है या 125 आ रही है विद द मेडिसिन। बट लोग मेरे पास ये कहते थे कि मैडम हमारी मेडिसिन छुड़वा दो। तो मेरे पास इतने सारे क्लाइंट्स हैं, स्पेशली ओल्ड लेडीज, कि मैडम दवाइयाँ खा रहे हैं, घुटने फिर भी ठीक नहीं हो रहे और बीपी फिर भी कंट्रोल नहीं आ रहा, शुगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही। तो इसलिए मैं बहुत हेल्पलेस फील करती थी कि मैंने इतनी नॉलेज गेन करी है, उसके बावजूद मैं अपने क्लाइंट्स को हेल्प नहीं कर पा रही। तो एक दिन मैंने डॉक्टर BRC जी की वीडियो देखी जिसमें उन्होंने बताया कि 72 आवर्स के अंदर आप अपनी शुगर को ठीक कर सकते हैं और डायबिटीज एक डिजीज है ही नहीं। तो मैंने फिर उस वीडियो को देखा जो 1.5 से 2 घंटे वाली वीडियो थी, क्योंकि उन्होंने उस वीडियो में डॉक्टर BRC जी ने बड़ी क्लियरली बताया था कि रीजनिंग बताई कि इसको हम डिजीज क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एक सिर्फ इम्बैलेंस है जहां शुगर बॉडी में हाई हो जाता है। क्या फूड्स हैं जो हम स्टॉप करें और क्या फूड्स हैं जो हम खाएं जिससे ये शुगर ठीक हो सकती है, बीपी ठीक हो सकता है। तो ये इस तरीके से मैंने डायबिटीज एजुकेटर का कोर्स किया उनसे लास्ट ईयर। इनफैक्ट 2019 में मैंने डायबिटीज एजुकेटर का कोर्स किया था और उसके बाद वी नेवर मेट, ही वाज जस्ट अ वर्चुअल गुरु। और मैंने उसको फिर अपने क्लाइंट्स के ऊपर यूज करना शुरू किया। फिर उन्होंने एक नया मतलब नाइस इनिशिएटिव था उनका, नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट्स। तो मैंने उनको ऐसा नाइस वॉलंटियर ज्वाइन किया। उसके कुछ महीनों बाद उन्होंने एक और नया इनिशिएटिव शुरू किया वाइस के नाम से, वेलनेस एंड इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम एक्सपर्ट्स। मैंने उसको भी ज्वाइन किया। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं पिछले 1.5-2 साल से मैं उनका वीडियोस देख देख के काम तो कर रही थी, बट मैं उनको कभी मिली नहीं थी। तो मैं सिर्फ लास्ट मंथ उनको पहली बार मिली हूँ, वो भी सिर्फ 1 मिनट के लिए। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो आपने न्यूट्रिशन की बुक्स में पढ़ा और जो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी ने आपको सिखाया, क्या उन दोनों में कोई फर्क है? हाँ, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जब हम न्यूट्रिशन की बुक्स पढ़ते हैं तो हमें लगता है हमारे पास बहुत हमने कुछ सीख लिया, और बट सैडली एवरीथिंग हैड टू बी डीलर्न्ड एंड एवरीथिंग हैड टू बी लर्न्ड एंड रीलर्न्ड। मतलब मैंने डॉक्टर BRC जी की वीडियोस जब देखी कि कैसे हम डिजीजेस को क्योर कर सकते हैं, तो वो हमारे को न्यूट्रिशन की बुक्स में नहीं सिखाया जाता। न्यूट्रिशन की बुक्स में ये कुछ डिजीजेस को मेंशन करते हैं कि चलो ये अगर डायबिटीज है इसके क्या कॉजेज हैं, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, तो क्या फल देने चाहिए, क्या फल नहीं देने चाहिए, बस यही ब्रॉडली बताया जाता है। और डॉक्टर BRC जी ने कहा नहीं, ये सारी चीजें सिर्फ एक इम्बैलेंस है, क्योंकि हम चीजें जो अवॉइड करनी है वो कर नहीं रहे। जैसे हम एनिमल प्रोटीन हमें अवॉइड करनी चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स हमें अवॉइड करनी चाहिए, फिर ये शुगर या बीपी ये कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, क्योंकि ये एक्चुअली प्रॉब्लम है ही नहीं। और ये देख के मुझे थोड़ा सा कनेक्शन हुआ उनके साथ कि विद लिटिल रिलक्टेंस आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग हिज फूड, जो जिसके नाम से वो DIP के नाम से ये डाइट्स देते हैं। तो मैंने इनको शुरू करा और
टू माई सरप्राइज आई हैड 100% सक्सेस। ओके। मैं खुद भी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्रॉनिक से क्रॉनिक एलिमेंट्स चुटकियों में ठीक हो रही थी, एंड विद इन 3 days 4 days 5 days, एज अर्ली एज दैट। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि न्यूट्रिशन बुक्स में जो हमारे को सिखाया जाता है उसमें क्योर के बारे में बात नहीं होती, रिवर्सल के बारे में बात नहीं होती, मेडिसिन छूट जाएंगी उसके बारे में कहीं बात नहीं होती। ओके, केवल कंट्रोलिंग के बारे में बात होती है, सिर्फ कंट्रोल के बारे में होती है, मॉनिटर के बारे में होती है, दैट्स ऑल। तो डॉक्टर विशुभ राय चौधरी से सीखने के बाद आपने किस तरह के पेशेंट्स को ठीक किया है, या मैं कहता हूँ ठीक नहीं किया, क्योर नहीं किया, रिवर्स किया है? हाँ जी, तो आप ये नेम एनीथिंग इन द सेंस कि थायराइड किया, ब्लड प्रेशर ठीक किया, डायबिटीज ठीक करी, नॉर्मल बॉडी पेन्स होते वो ठीक किए, अर्थराइटिस ठीक किया, और सो मच सो कि आज मैं कैंसर पेशेंट को भी, स्टेज 4 कैंसर पेशेंट जहां डॉक्टर्स ने कह दिया कि जी 8-9 महीने से ज्यादा आपकी जिंदगी नहीं है, उसको भी मैं क्योर कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है उसमें, जस्ट विद द पावर ऑफ फूड अलोन, नथिंग एल्स। इसका मतलब जो डॉक्टर विशुभ राय चौधरी कहते हैं वो सच में सही है, 100% सही है। मैं तो ये कहती हूँ कि वो जिस दिन मैंने उनके वीडियो देखा, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ, एंड आई हैव माय डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड टू डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी कि आपने हमारे जैसे बहुत सारे लोग जो सीरियस प्रैक्टिशनर्स हैं, जो एक डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं सोसाइटी में, क्योंकि जब लोग आते हैं दवाइयां खाने के बाद भी हमारी दर्दें नहीं जा रही हैं, हमारे शुगर फिर भी हाई आ रहा है, हम क्या करें? तो वो कंफर्ट हम उनको दे पा रहे हैं, वी आर एबल टू हेल्प देम। तो हमारा जो प्रोफेशन का जो रियल पर्पस है, मैं एक डाइटिशियन क्यों बनी? मैं एक डाइटिशियन इसलिए बनी कि आई वांटेड टू हेल्प, यस, अब लोगों को ठीक कर सके, लोगों को मैं ठीक कर सकूं, उनको एक हेल्दी लाइफ दे सकूं। मतलब एंड ऑफ द डे हमारा एम ये है कि खाने के थ्रू हम कैसे उनको एक बेटर और हेल्दी लाइफ दे सकते हैं बिना दवाइयों के, और सो दैट दे हैव अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ। यस, हाँ जी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपने न्यूट्रिशन बुक्स पढ़ने के बाद जब आप डायबिटीज या थायराइड के पेशेंट को आप क्योर या रिवर्स करने गए तो आपके सामने काफी चैलेंजेस आए? बहुत चैलेंजेस आए। इनफैक्ट जैसे मैंने बोला कि दवाई को छोड़ने वाली बात तो इम्पॉसिबल थी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ये हो रहा था कि जो हमें बाद में रियलाइज हुआ कि जब तक हम एनिमल प्रोटीन, डेयरी प्रोडक्ट्स बंद नहीं करेंगे, हम कुछ भी कर लें, हम लोग उनको हेल्प नहीं कर सकते, उनको क्योर नहीं कर सकते उनकी डिजीजेस को। तो अब तक आपने इन सब पेशेंट्स, इनकी बीमारियों को किस तरह से रिवर्स किया? देखिए, लेट्स से अगर हम डायबिटीज की बात करते हैं तो एक केस लेके बात करते हैं कि मेरे पास एक लेडी आई, उनकी शुगर 330 थी, फास्टिंग। तो हमने उनको बोला अच्छा ठीक है, आज आप ये DIP डाइट खाइए। तो उन्होंने DIP डाइट खाई और कोई मेडिसिन नहीं ली, क्योंकि उन्होंने मेडिसिन अभी शुरू ही नहीं करी थी। ये एक उस केस के बारे में बता रही हूँ जहां उनका फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि उन्होंने शुगर टेस्ट करी और उनका 330 आया। तो अगले दिन मैंने उनकी जब शुगर चेक करी तो उनकी शुगर थी 250। ओके, एक ही दिन में। तो उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे मेडिसिन शुरू करने की शायद जरूरत नहीं है। जबकि उन्होंने ये बोला कि मैंने डाइट सिर्फ 50% फॉलो करी है। ओके। तो 50% में उनकी, आप ये समझ लीजिए कि 80 पॉइंट्स डाउन हो गए। फिर मैंने उनको बोला कि आज आपको 100% फॉलो करनी है, और जब उन्होंने 100% फॉलो करी डे 2 पे, तो उनकी शुगर हो गई थी 130। जो So it was really the magic of the food, the power of the food. Thank you डॉक्टर BRC जी कि आपने हमें बताया कि फूड में इतनी पावर है। काश हमें ये न्यूट्रिशन में सिखाया जाता कि फलों में the nature's food has so much of power, जिसकी वजह से हम हेल्प कर पाए। You mean to say कि 300 से ज्यादा जो शुगर थी, तो within 3 days 130। हाँ जी, इनफैक्ट सेकेंड डे, जब थर्ड डे मॉर्निंग, इनफैक्ट 2 दिन ही कह लीजिए आप, तो वो उनकी 130 पहुंच गई थी। और आज शी इज नॉट ऑन मेडिकेशन। वेरी गुड। एंड शी इज नॉट फॉलोइंग द डाइट 100%, एंड स्टिल हर शुगर्स आर नॉर्मल। ओके, हाँ जी। तो आज आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर विशुभ राय चौधरी के बारे में, कि जो उनसे आपने सीखा, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कुछ महीनों में जो आपने डॉक्टर विशुभ राय चौधरी से सीखा और काफी सालों में आपने जो न्यूट्रिशन बुक्स में पढ़ा, उसमें क्या फर्क आपको लगा? देखिए, न्यूट्रिशन बुक्स, क्योंकि वो फोकस ही वहाँ नहीं है कि हमें किसी को क्योर करना है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जब फूड में इतनी पावर है तो हम उसके बारे में क्यों नहीं बात करते?
कहीं पे भी ये सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में बात होती है, ये क्यों नहीं बात होता कि एनिमल फूड जो है, ये नॉन वेजिटेरियन मेनली जो हम कह रहे हैं, या आप डेयरी प्रोडक्ट्स को भी कह सकते हैं, तो उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? क्योंकि ये इनके ड्रॉबैक्स के बारे में बात नहीं होती है, कहीं पे भी बात नहीं होती, सोशल मीडिया में बात नहीं होती है, तो इस वजह से बहुत कम लोग जो इस बारे में बात करते हैं। और डॉक्टर BRC जी के अलावा भी कुछ लोग हैं जो इसके बारे में बात करते हैं ओपनली, तभी लोग वेगन बने हैं आज। वेगन इसलिए बने हैं क्योंकि वो डेयरी फूड्स भी यूज नहीं कर रहे, उनको समझ आता है कि आज जितने भी काउस है, अब 365 दिन तो कोई काउ दूध देगी नहीं, तो पहले उनको इंजेक्शंस दिए जाते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो, ठीक है, फिर उनको इंजेक्शंस दिए जाते हैं कि वो दूध ज्यादा दें, तो वो सारे इंजेक्शंस हार्मोनल इम्बैलेंसेस हमारे अंदर क्रिएट करते हैं। एंड आई एम वेरी सैडेंड टू नो एंड से दैट जो पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन शुरू होती है लड़कियों में 16 साल 15 में होती थी, वो 14, 13, 12, 11, 10 भी हो गई है। 9 और 10 साल की लड़की अगर प्रेग्नेंट हो रही है आज, सो लुक एट द सैड सिचुएशन, द रिस्की सिचुएशन also. If a girl gets pregnant at the age of 10, I don't know how can we help her. So this is only because of the hormonal imbalances which are being created and all the antibiotics which are coming. So this is just one thing जो हो रहा है। आप उसके अलावा इतनी सारी डिजीजेस हो रही है। इनफैक्ट डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण ही मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है। और सबसे दुख की बात यह है कि इतने सारे हमारे यहाँ साइंटिस्ट हैं, इतने सारे डॉक्टर्स हैं जो इसके खिलाफ हैं कि जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है या ग्लूकोज इम्बैलेंस हो रहा है उसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं, लेकिन उनकी बात को ना कोई न्यूज़पेपर में आती है ना मीडिया में आती है। और अगर आप देखें तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी कभी ऐसे डॉक्टर्स को नहीं बुलाती जो इस तरह की अच्छी बातें या सही बातें बताएं ताकि लोगों का भला हो सके। दिस इज अ सैड सिनेरियो। सी द प्रॉब्लम इज मिल्क इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री। Yeah, milk is a very big industry. Amul and Mata Dairy. As per my knowledge and as per the analysis whatever I am having, कि जितना प्रोडक्शन हमारे यहाँ मिल्क का होता है उससे 4 टाइम ज्यादा वो सेल आउट होता है, वो बिकता है। हाँ जी, तो इसलिए what else to say? हिमा जी, मैं आपसे बात करूंगा पोटेशियम के बारे में। हाँ जी, पोटेशियम के बारे में भी जो आपने बुक्स में पढ़ा, न्यूट्रिशन की बुक्स में पढ़ा, या पोटेशियम के बारे में जो आपने डॉक्टर BRC से सीखा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पोटाशियम एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है और उसको इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं। सोडियम, पोटाशियम एंड क्लोराइड जो है हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करते हैं। और हर सेल के अंदर मैक्सिमम पोटाशियम होता है। अब बुक्स में ये बताया जाता है कि अगर किसी के पोटाशियम ब्लड में ज्यादा है तो उसको फ्रूट्स बंद करना चाहिए और कोकोनट वाटर बंद करना चाहिए, बिकॉज दे आर वेरी रिच सोर्सेज ऑफ पोटाशियम। खासकर किडनी पेशेंट के बारे में बताया जाता है। हाँ, इनफैक्ट किसी के केस में भी अगर आपका पोटाशियम, मतलब वो तो ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, ब्लड में पोटाशियम हाई आ रहा है, तो अब आपको क्या करना है, हमें बुक्स ऑफ न्यूट्रिशन में यही सिखाया जाता है कि आपको इमीडिएटली फ्रूट्स बंद करो, कोकोनट वाटर बंद करो। तो हम यही करते थे, पर रिजल्ट कुछ नहीं आता था। तो फिर जब मैंने डॉक्टर BRC जी की वीडियोस देखी और उन्होंने बताया कि जब आप नेचुरल सोर्सेज, यानी कि आप कोकोनट वाटर, जो मिनरल वाटर भगवान का दिया है, और आप फ्रूट्स लेते हैं, तो कभी भी इम्बैलेंस नहीं हो सकता। इनफैक्ट जो इम्बैलेंस है वो ठीक हो जाएगा, प्रोवाइडेड आप एनिमल प्रोटीन जो है वो बंद करेंगे। तो मैंने ऐसे ही करके देखा और मुझे 100% सक्सेस मिला। इनफैक्ट कुछ डॉक्टर्स मेरे क्लाइंट्स थे और जब उन्होंने देखा उनकी दवाइयां से उनको फर्क नहीं पड़ रहा था और उन्होंने इसको अमल किया, तो उनका पोटाशियम नॉर्मल हो गया। मतलब पोटाशियम की क्वांटिटी मैंने बढ़ा दी। आई यूज्ड टू गिव देम 4 कोकोनट वाटर अ डे एंड लॉट ऑफ फ्रूट्स, मतलब करीब 700-800 ग्राम फल रोज देना, और उससे उनका पोटाशियम नॉर्मल हो गया। तो इससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। जहाँ पर डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि एकदम से फ्रूट्स और कोकोनट वाटर बंद कर दें। हाँ, देखिए, डॉक्टर्स को आई डोंट ब्लेम रियली, बिकॉज 50% डॉक्टर्स को तो देखिए, न्यूट्रिशन इज नॉट अ सब्जेक्ट इन MBBS एंड ऑल। हाँ जी, तो बहुत सारे डॉक्टर्स अवेयर नहीं है इस बात के लिए। और हमारे जैसी डाइटिशियंस को न्यूट्रिशन की बुक्स में क्या सिखाते हैं कि भाई आपका पोटाशियम हाई है तो आपको ये सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज बंद करने हैं। तो आप कहां से सीखोगे? तो डॉक्टर BRC जी जैसे कितने लोग हैं जो बात कर रहे हैं इस बारे में ओपनली, ओनली इन द वर्ल्ड। और हाँ, तो आप हैट्स ऑफ टू हिम कि भी वो इतना करेज लेके, ही इज नॉट सेलिंग अ प्रोडक्ट, ही इज नॉट सेलिंग हिज सर्विसेज, ही इज जस्ट टेलिंग यू दैट द नेचर्स फूड हैज सो मच पावर, लाइक वी आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड,
and we have so much of power in the foods created by God. Yes, yes, yes. So just connect with nature. So this is about potassium. In fact, ये चीज और बोलना चाहूंगी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च RDA तय करती है, यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, जो बताती है कि पोटाशियम, कैल्शियम, कैलोरीज, कार्ब्स, प्रोटीन्स कितने खाने चाहिए एज पर एज ग्रुप्स, एज पर जेंडर. तो पोटाशियम के बारे में 2010 की लास्ट ICMR की पब्लिश्ड बुक है, उसमें उन्होंने बोला था कि 4.7 ग्राम्स आपको खाने चाहिए एडल्ट मेल एंड फीमेल को. तो अभी रिवाइज्ड बुक भी पब्लिश हो गई है. एज पर द लेटेस्ट 2020 ICMR के RDA के हिसाब से पोटाशियम है अब कम कर दिया गया है. इट इज 3.5 ग्राम्स विच इज 3500 mg डेली. हाँ जी, डेली चाहिए है पोटाशियम की इतनी रिक्वायरमेंट, जो आपको फ्रूट्स और कोकोनट वाटर और बहुत सारे प्रोडक्ट्स के थ्रू मिल जाती है. ओके. हेमा जी, जो आपने न्यूट्रिशन की बुक्स में पढ़ा थायराइड के बारे में या डायबिटीज के बारे में, और जब आप पेशेंट को ठीक करने गए तो फिर आपके सामने किस तरह के चैलेंजेस आए? देखिए, बुक्स ऑफ न्यूट्रिशन में डायबिटीज़ को हम ऐसे बताते हैं कि पहले वो बताते हैं कि डायबिटीज़ कितनी तरह की होती हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं. फिर वो बताते हैं कौन से फूड्स खाने चाहिए और कौन से फूड्स नहीं खाने चाहिए जिससे हम उनकी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं. तो बुक्स ऑफ न्यूट्रिशन में ये बताया जाता है कि जो भी मीठे फल होते हैं, मैंगो, ग्रेप्स, चीकू, ये फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए. ओके. और जब मैंने डॉक्टर BRC जी की वीडियो देखी और उन्होंने बोला, मैं और ये देखा रैदर कि टेस्टिमोनियल्स जब मैंने डॉक्टर BRC जी के देखे, तो जितने भी डायबिटिक लोग थे उन्होंने मैंगोज खाए, उन्होंने ग्रेप्स खाए, चीकू खाए, सारे वो फल जो मना किए जाते हैं वो उन्होंने खाए, और उसके बावजूद उनकी शुगर लेवल्स नॉर्मल हो गई. ओके. तो ये मैंने खुद भी अपने क्लाइंट्स के साथ किया, और जैसे मैंने बताया कि उनके शुगर लेवल्स नॉर्मल हो गए. ओके. अब थायराइड के लिए ये बताया जाता है कि क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, यानी कि पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, ये सब नहीं खाने चाहिए, बिकॉज ये आयोडीन इनहिबिटर्स होते हैं. मूंगफली नहीं खानी चाहिए, सोयाबीन नहीं खानी चाहिए, कॉर्न नहीं खाना चाहिए. तो देयर इज अ कंप्लीट लिस्ट जो बताते हैं कि ये आयोडीन इनहिबिट करते हैं थायराइड ग्लैंड में, इसलिए आपको ये नहीं खाने चाहिए. बट सैडली जब मैंने डॉक्टर BRC जी की वीडियोस देखी और उन्होंने कहा ये सब खाओ, और मैंने खुद ये सारी सब्जियां दे के अपने क्लाइंट्स का थायराइड ठीक किया है. यानी कि जो लोग मेडिकेशन पे थे, उन्होंने जब ये DIP डाइट फॉलो करी और उनका धीरे धीरे थायराइड हर महीने TSH इंप्रूव होते गया, और 3 से 4 महीने में उनका थायराइड कंप्लीटली ओके हो गया. हेमा जी, जैसे आपको पता है कि कैल्शियम के बारे में लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं कि दूध से कैल्शियम मिलता है, अगर दूध ना पिए तो कैल्शियम नहीं मिलेगा. बहुत लोग जो मना करते हैं कि दूध में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होते. तो अकॉर्डिंग टू यू, क्या कैल्शियम सच में दूध में ही होता है, या न्यूट्रिशन बुक्स के हिसाब से क्या सही और क्या गलत है? देखिए, न्यूट्रिशन बुक्स के हिसाब से दूध में बहुत कैल्शियम होता है. एक काउज मिल्क की अगर हम बात करें तो 100 ml ऑफ काउज मिल्क के अंदर 120 mg ऑफ कैल्शियम होता है. ओके. ठीक है, मगर बॉडी कितना एब्जॉर्ब करती है वो कोई नहीं बात करता इस बारे में, क्योंकि एनिमल प्रोटीन है या एनिमल से जो कैल्शियम है उसकी एब्जॉर्प्शन बॉडी में बहुत कम होती है. ओके. इसलिए अगर हम ये देखें कि बहुत सारे लोग, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मुझे भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई थी. मैं दूध लेती थी, मैं दही लेती थी, मगर मुझे फिर भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी थी. मैंने 1 साल गोलियां खाई विच वॉज यूजलेस. मतलब 1 साल कौन खाता है 365 दिन कैल्शियम की टैबलेट्स, बिकॉज फिर मुझे समझ आया कि व्हाई आर पीपल नॉट टॉकिंग अबाउट एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा था, ना टैबलेट से एब्जॉर्ब कर पा रहा था, ना दूध दही से बॉडी एब्जॉर्ब कर पा रही थी. तो व्हाट वाज लैकिंग वेयर? तो जब आप अपने आप से ये क्वेश्चंस करते हैं, खास करके अगर आप एज ए डाइटिशियन अपने आप को ही नहीं ठीक कर सकते, तो आप लोगों को क्या ठीक करेंगे? तो फिर जब मैंने देखा कि कहाँ व्हाट इज मिसिंग वेयर, अगेन क्रेडिट गोज टू डॉक्टर BRC जी. जब मैंने देखा कि उन्होंने ये बताया कि आपका कैल्शियम जो है वो आपके इतने सारे दूसरे रिसोर्सेज में अवेलेबल है, यानी कि प्लांट से अगर आपकी एब्जॉर्प्शन जो है वो 10 टाइम्स ज्यादा होती है. यानी कि अगर आप कैल्शियम की बात करें तो एलमंड्स में कैल्शियम है, तो एलमंड मिल्क ले सकते हैं आप.
आप कैशूज का मिल्क ले सकते हैं, आप सेसमे सीड्स व्हाइट तिल का आप मिल्क ले सकते हैं। ब्रोकली में कैल्शियम है, कॉलीफ्लावर में कैल्शियम है, मतलब कैल्शियम बहुत सारे वेजिटेबल्स में है, कैल्शियम रूट्स एंड ट्यूबर्स में, मतलब कैल्शियम इज देयर इन मोस्ट ऑफ द थिंग्स। तो आपको स्पेसिफिकली मिल्क से क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, तो इट्स बेटर कि हम कैल्शियम प्लांट फूड से ले, जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी तो बेटर है, 10 टाइम्स जैसे हो रहा है, तो माइट एज वेल यूज देयर। और स्पाइसेस की कोई बात नहीं करता। आपको बहुत ताज्जुब होगा ये जान के कि जीरा, क्यूमन सीड्स, 100 ग्राम जीरे में 1000 mg कैल्शियम होता है। अरे ग्रेट। ठीक है, तो एक 10 ग्राम की चम्मच आप रोज खाइए, 100 mg तो कैल्शियम आपको मिल गया, और वो 100 mg कैल्शियम पूरा एब्जॉर्ब हो रहा है। उस जीरे से जो कैल्शियम आ रहा है, उसको पता है कहाँ कैल्शियम की कमी है बॉडी में, यानी कि घुटनों में जाना है या दांतों में जाना है, सो उसको एग्जैक्टली पता है कि बॉडी के किस पार्ट में कैल्शियम की कमी है, और वो थोड़ा सा ही जीरा आपको इतना रिजल्ट दे जाएगा। पत्तों में इतना कैल्शियम है, तो हमें जरूरत नहीं है दूध, और क्योंकि दूध एक ऑलरेडी एडल्ट्रेंट है, तो एब्जॉर्ब वैसे ही नहीं हो रहा। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने 1 साल कैल्शियम की गोली खाई है, विटामिन डी की गोली खाई है, मगर ना मेरा कैल्शियम ठीक हुआ, ना मेरा विटामिन डी ठीक हुआ। तो विटामिन डी के लिए मेरे को सनलाइट में बैठी 6 महीने मैंने विटामिन डी की गोली खाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने सर्दियों की धूप ली, 1 घंटा धूप में मैं रोज सर्दियों में बैठती थी, उससे मेरे 6 महीने का विटामिन डी का कोटा पूरा हो गया। सो इससे बेटर क्या हो सकता है। नाइस। मुझे पिछले कुछ सालों से जिसको देखो वो B12 की बात करता है, तो आपके हिसाब से B12 क्या है, और B12 की हमें कितनी जरूरत पड़ती है, और कितना सही और कितना गलत लोगों को इसके बारे में पता है? देखिए, B12 जो है एक विटामिन है, और बी कॉम्प्लेक्स कंप्लीट होता है, जैसे B1, B2, B3, B6, B9, B12। तो B12 इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। और ये जनरली एक मिथ फ्लोट है कि जो भी वेजिटेरियन है उसको तो B12 की डिफिशिएंसी 100% होगी। बोला जाता है कि नॉनवेज से ही B12 मिलता है। हाँ जी, वो यही कहते हैं कि एनिमल सोर्सेज में ही है। तो आपको जो भी वेजिटेरियंस हैं, स्पेशली जो वेगन्स हैं, ठीक है, वेगन वाला तो ना नॉनवेज लेता है, ना वो एनिमल, ना वो मिल्क प्रोडक्ट्स लेता है, तो उसको तो डेफिशिएंसी B12 की जरूर होगी। बट मैं एक वेगन हूँ, मच मोर देन अ वेगन, राइट, क्योंकि मेरे ग्रेन्स की क्वांटिटी बहुत कम है, मुझे B12 की डेफिशिएंसी नहीं है। और हमारे बॉडी में B12 खुद इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो B12 के लिए अगर हम सोर्सेज बात करें कि वेगन्स के क्या सोर्सेज हो सकते हैं, तो आप जो भी सब्जियां हैं उनके अगर आप छिलका नहीं उतारेंगे, ठीक है, जैसे आपका खीरा आप बिना छिलका उतारे आप खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं। हाँ, तो जो भी चीजें आप अच्छे से उसको धो लें, तो कुछ बैक्टीरिया जो है वो हमारे अंदर जाके वो हमारे इंटेस्टाइन में दे कैन प्रोड्यूस B12, ठीक है। उसी तरीके से फर्मेंटेड फूड्स भी, तो जो लोग तो वेजिटेरियंस हैं और वो अपना दही खाना चाहते हैं, तो वो जबकि दही एडल्ट्रेंट है, मगर उनको वो दही लेना चाहते हैं, तो उन दही के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, तो वो आपका B12 प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो जो वेगन्स हैं उनके लिए एक तो हमने जैसे बोला कच्ची सब्जियां जो आप खाते हैं बिना छिलके उतारे, उससे आ जाएगा। आपको फर्मेंटेड फूड्स के थ्रू भी, प्रोबायोटिक्स के थ्रू भी आपको B12 मिल जाएगा, यानी कि आपका ढोकला हो गया, इडली हो गई, आपका डोसा हो गया, उससे B12 आपका बॉडी में बनेगा। फर्मेंटेड फूड्स, आपका मिलेट्स आप फर्मेंटेड फॉर्म में खा सकते हैं, आप कांजी पी सकते हैं जो लाल गाजरों से बनती है, बीटरूट से बनती है। सो इसके थ्रू, और कितना चाहिए, सिर्फ 1 माइक्रोग्राम चाहिए था, मतलब अभी जो RDA आया है ICMR का, उसके हिसाब से 2.2 चाहिए माइक्रोग्राम, नॉट इवन मिलीग्राम। तो 1 mcg, और अब है 2.2 mcg फॉर मैन एंड वुमेन बोथ। तो दिस मच कैन बी टेकन केयर बाय द गुड बैक्टीरिया एंड इट कैन बी स्टोर्ड। नॉर्मली क्या है, वाटर सॉल्युबल जो विटामिन हैं, यानी कि विटामिन C एंड विटामिन B कॉम्प्लेक्स, वो बॉडी में स्टोर नहीं होता, मगर B12 जो है दैट इज द ओनली वाटर सॉल्युबल विटामिन व्हिच कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी। ओके, देखिए मुझे प्रोटीन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके बुक्स के हिसाब से या डॉक्टर BRC जो बोलते हैं, हाँ, उसमें क्या डिफरेंस है? प्रोटीन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रोटीन के बारे में तो बहुत बहुत बड़ा मिथ है, और प्रोटीन पाउडर्स सब जगह अवेलेबल हैं। देखिए, प्रोटीन के बारे में न्यूट्रिशन की बुक्स ये बताती हैं कि
कंप्लीट प्रोटीन करके एक चीज़ होती है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू देती हूँ। अगर मैंने दाल एक प्रोटीन का सोर्स है, तो वो प्रोटीन ब्रेक डाउन होके उसमें एमिनो एसिड्स बनते हैं, और वो 21 या 22 एमिनो एसिड्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तब एक प्रोटीन फॉर्म होता है, जिससे हमारे सेल्स बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, हार्मोन्स, ब्लड, हर जगह वो प्रोटीन यूज होता है। तो 9 या 10 एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं जो हमें डाइट के थ्रू ही ले सकते हैं, बिकॉज वो बॉडी हमारा प्रोड्यूस नहीं करती है। तो बुक्स ऑफ न्यूट्रिशन ये कहती हैं कि कंप्लीट प्रोटीन जो है, यानी कि जिसमें 21-22 कंप्लीट सारे के सारे अमीनो एसिड्स हैं जो एक प्रोटीन बनाएंगे, वो मिल्क में है और एग में है। ओके, ठीक है, तो एनिमल सोर्स हो गए दोनों। पिछले कुछ सालों में एक ग्रेन का आविष्कार हुआ जिसे किनवा कहते हैं, QUINOA। ठीक है, वो 500-700 किलो से शुरू हुआ और अब कुछ इंडियंस ने बनाना उसको शुरू कर दिया है, तो उसका प्राइस थोड़ा कम हो गया। तो किनवा सब जगह चलता रहता था कि वो ये ग्रेन है जिसमें ये 9-10 एसेंशियल एमिनो एसिड्स प्रेजेंट है। ये सब एक मिथ है, क्योंकि आपके जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं वो बहुत सारे वेजिटेबल्स में अवेलेबल हैं, नट्स में अवेलेबल हैं, सीड्स में अवेलेबल हैं। ठीक है, आपके स्पाइसेस में अवेलेबल है। आपके स्पाइसेस के बारे में कोई बात नहीं करता है। लौंग है, उसमें प्रोटीन अवेलेबल है, क्यूमन सीड्स में है, तो बहुत सारे स्पाइसेस में भी प्रोटीन अवेलेबल है, कैल्शियम अवेलेबल है। तो आपको और उससे एक और बढ़िया बात यह है कि हमारा स्टेपल फूड जो है वो बहुत सोच समझ के बना है, जैसे बना है। यानी कि सीरियल्स में 2 एसेंशियल एमिनो एसिड्स मिसिंग है। सीरियल मतलब आपकी रोटी हो गया, चावल हो गया, और आपके पल्सेस में भी 2 एसेंशियल एमिनो एसिड्स मिसिंग हैं। तो जो सीरियल्स में 2 एसेंशियल एमिनो एसिड्स मिसिंग है वो पल्सेस में अवेलेबल होते हैं। तो जब हम दाल और चावल खाते हैं या दाल और रोटी खाते हैं तो वो कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है, तो हमारे को उसकी दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से इडली और सांभर, इडली हो गई आपकी सीरियल और सांभर हो गया आपके पल्स। तो वो दोनों जो 2 इसमें मिसिंग है, 2 इसमें मिसिंग है, तो वो दोनों मिलके तो आपका उससे भी आपका कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है। तो ये मिथ कि भैया आपको सिर्फ मिल्क से ही मिलेगा या एग से ही मिलेगा और इसलिए उस पर फोकस करना चाहिए, वो एक गलत चीज है। ओके, मैं चाहता हूँ हेमा जी कि आपका जो फर्स्ट पेशेंट था उसका आप एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे दर्शकों से। हाँ जी, जरूर। कि आपका क्या एक्सपीरियंस है? हाँ जी, तो 2018 में देयर वाज अ लेडी, इनफैक्ट मैं साउथ एक्स में रहती हूँ और वो भी साउथ एक्स में ही रहती हैं, 65 ईयर ओल्ड लेडी। वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझे बोला, हेमा मैं 15-16 गोलियां खाती हूँ एंड आई एम जस्ट फेड अप ऑफ दीज मेडिसिन बिकॉज दे आर नॉट हेल्पिंग मी। मतलब मैं अगर आपको बताऊं कि उनको क्या प्रॉब्लम थी, वो डायबिटीज़ की 3 गोली खाती थी दिन में, सुबह शाम और रात को। ब्लड प्रेशर की 2 गोली खाती थी, कोलेस्ट्रॉल की 1 गोली खाती थी, पैंटासिड खाती थी, और वो उनको हार्ट में स्टंट था, हार्ट की गोलियां खाती थी, इकोस्प्रिन लेती थी वो, नीज में पेन है उसके लिए लेती थी, गैस्ट्रिक इशू के लिए लेती थी, इंसोम्निया के लिए लेती थी, एंटी डिप्रेसेंट लेती थी। तो वो 15 गोलियां के आसपास खाती थी। तो पहला केस ही ऐसे था कि तो आई वॉज लाइक लिटिल वरीड, आई मीन आई हैड माई एप्रीहेंशंस कि ये केस लूं कि ना लूं, यू नो आई शुड स्टार्ट विद जस्ट 1 डिजीज एट अ टाइम। मगर बिकॉज उन्होंने डॉक्टर BRC जी का नाम सुना हुआ था, तो उनको पता था कि मैंने कहा मेरे पहले सर्टिफिकेट आने दो, मैं डायबिटीज एजुकेटर का कर रही हूँ, पहले मेरे को सर्टिफिकेट आ जाए, मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैंने अभी शुरू नहीं किया था, मेरे को मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आने दो। तो शी सेड नो आई एम विद यू, यू स्टार्ट। तो फिर बिकॉज शी वॉज विलिंग टू डू, तो मैंने उनका शुरू किया। तो पहले 3-4 दिन तो वो फॉलो नहीं कर रही थी, तो मैं उनको दिन में 4 बार फ़ोन करती थी। तो आदत नहीं थी इतना कच्चा सलाद खाने की और सब्जियां खाने की, और तो बट क्योंकि मैंने फर्स्ट 3 डेज जब उनको फ़ोन किया और मैं रोज उनसे शुगर की रीडिंग लेती थी और BP की रीडिंग लेती थी, तो 4थे-5वें दिन से जब उन्होंने सीरियसली फॉलो करना शुरू किया, टू माय अटर सरप्राइज विद इन आई थिंक 7th और 8th डे तक उनका BP नॉर्मल हो गया था, उनकी शुगर नॉर्मल आने शुरू हो गई थी। और 17th डे या 18th डे को उन्होंने मुझे फ़ोन किया और ये बोला कि हेमा मुझे एंटी डिप्रेसेंट गोली खाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मेरा मूड इतना अच्छा रहता है। दिस वॉज रियली माइंड बॉगलिंग, मतलब मुझे इतना खुशी हुई इस इंफॉर्मेशन को सुन के कि कोई कह रहा है कि मुझे एंटी डिप्रेसेंट की गोली की ज़रूरत नहीं है।
तो इतने हैप्पी हार्मोन्स सिक्रीट हो रहे थे बिकॉज ऑफ द फ्रेश फ्रूट्स एंड द सैलेड्स विच यू वर ईटिंग। तो 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपनी सारी गोलियां छोड़ दी, सिर्फ एक डर के मारे हार्ट की गोली, क्योंकि हार्ट में स्टंट था, वो एक गोली कहती मैं खाऊंगी जरूर, जबकि सारा कुछ नॉर्मल था, तो वो कंटिन्यू उन्होंने किया। तो ये मेरा एक फर्स्ट केस था जिससे मुझे मेरे सारे डाउट्स, फियर्स सब गायब हो गए, और मुझे लगा कि ये जो डॉक्टर PRC जी बोलते हैं वो सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, मतलब मेरा खुद का अब एक्सपीरियंस है कि हाँ, ऑल दीज problems, they are not diseases, they are just little imbalances which are happening in the body, and the body will help you if you help the body by eating the right kinds of food. हमारी बॉडी जो है गॉड का, मैं दोबारा यही बोलूंगी, बेस्ट क्रिएशन है। बॉडी में बहुत हीलिंग पावर्स होती है, उसको थोड़ा सा आप राइट फूड दे दो तो वो आपके लिए मिराकुलस रिजल्ट्स ला सकती है। हेमा जी, क्या आपको लगता है कि जितनी बीमारियां हमारे देश में हैं और जितनी खतरनाक लोगों को लगती हैं, क्या सच में इतनी खतरनाक बीमारियां हैं? चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हार्ट की बीमारी हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो थायराइड हो, क्या सच में ये इतनी खतरनाक है जितना लोगों को लगता है, ये डॉक्टर्स बताते हैं? नहीं, मेरा अब पिछले 1 साल में नज़रिया सब कुछ चेंज हो गया है, क्योंकि पहले भी मुझे ये डिजीज़ लगती थी, मगर अब मैं डिजीज़ भी नहीं बोलना चाहूँगी इनको। ये सिर्फ एक इम्बैलेंस है, चाहे वो शुगर ज़्यादा है, चाहे वो BP के वजह से थोड़ा द प्रेशर ऑफ द बिकॉज ऑफ रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स हमारा जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये सारे इम्बैलेंसेस जो हैं वो क्योरेबल हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कैंसर पेशेंट को भी क्योर कर रही हूँ। अगर पेन्स हैं तो अगर आप राइट चीज़ उनको देते रहेंगे, जो सब कुछ नेचुरल में अवेलेबल है, तो उससे वो लोग ठीक हो सकते हैं। तो ये कोई डिजीजेस नहीं है, ये सिर्फ इम्बैलेंसेस हैं जो ठीक हो सकते हैं पूरी की पूरी तरह से। रिवर्सेबल है, क्योरेबल है? रिवर्सेबल है कंप्लीटली। ओके हेमा जी, मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको इस देश का हेल्थ मिनिस्टर बना दिया जाए तो वो कौन से 3 चेंजेस होंगे जो आप सबसे पहले करेंगी? जैसे ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारे देश में हेल्थ डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा बजट है, लाखों करोड़ों का हेल्थ बजट है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है वो सारा बजट केवल मेडिसिन पे, हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स पे ही खर्च होता है। हेल्थ के नाम पर 1 रुपया भी मुझे नहीं लगता कि खर्च होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि हेल्थ के लिए एजुकेशन सबसे पहले है बजाय दवाइयों के और डॉक्टर्स के। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप हेल्थ मिनिस्टर बने तो कौन से वो 3 काम है जो आप सबसे पहले करेंगे? अगर मुझे हेल्थ मिनिस्टर नहीं भी बनाया जाता तो जो करंट हेल्थ मिनिस्टर है और जो करंट एजुकेशन मिनिस्टर है, मैं उनसे आपके थ्रू ये रिक्वेस्ट करूंगी और एक हम्बल सजेशन करूंगी कि अगर हम चाहते हैं, हम रियली वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स का सोचते हैं, तो सबसे पहला कदम हमें ये करना है कि न्यूट्रिशन को सब्जेक्ट बनाना है और वो स्कूल में 5th क्लास ऑनवर्ड्स शुरू करना चाहिए, ताकि आपको जो नींव है, आपको उसी समय बच्चों को पता चले कि आज जो हम कहते हैं फूड को ये जंक है, तो उनको पता चलना चाहिए जंक हम क्यों कह रहे हैं। आपने बिना रीजनिंग के आपने एक बर्गर के ऊपर जंक का स्टिकर लगा दिया या आपने आइसक्रीम के ऊपर जंक का स्टिकर लगा दिया, तो उनको समझ तो आए। तो जब वो पढ़ेंगे अपने स्कूल की बुक्स में कि भैया हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करती है, जो हमारे, आप ये समझ लीजिए कि 90% से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं कि हमारी बॉडी बनी किससे है, हमारी बॉडी का मैकेनिज्म क्या है। तो जब हमें ये चीजें स्कूल में सिखाई जाएंगी, तो इसलिए सबसे पहले तो ये है कि न्यूट्रिशन का एक सब्जेक्ट होना चाहिए जहां बच्चों को पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, ये फूड्स, हमारी शुगर हमारी बॉडी में कैसे काम करता है, रिफाइंड फूड्स किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं। तो फिर उसके बाद लेट देम टेक देयर ओन डिसीजन। आपको सही रास्ते पे चलना है या आपको गलत रास्ते पे चलना है, वो आप तय करेंगे, बट एटलीस्ट द नॉलेज शुड बी देयर, द अवेयरनेस शुड बी देयर, विच इज ड्रास्टिकली मिसिंग। तो पहला कदम तो ये हो गया कि न्यूट्रिशन की बुक्स में ये सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा है कि हम जैसे लोग जो न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, हमें पावर ऑफ फूड के बारे में क्यों नहीं सिखाया जाता, हमें क्यों नहीं बताया जाता कि ये जो कुदरती खाने में कितनी पावर है। जैसे मैंने आपको बोला कि जीरा के बारे में, किसी को कैल्शियम की कमी है, मेरे को कैल्शियम की कमी थी, मैंने 1 चम्मच जीरा रोज खाया, मेरी कैल्शियम की कमी ठीक हो गई। तो क्योंकि एब्जॉर्प्शन पूरा का पूरा था, उतना चाहिए नहीं था। 500 mg में अगर खा भी रही हूँ रोज, मुझे एब्जॉर्ब कितना हो रहा है उसमें से, शायद 25 mg या 50 mg हो रहा होगा, क्योंकि मेरे को 1 साल क्यों गोली खानी पड़ी कैल्शियम की। मगर मैंने जैसे ही जीरा खाना शुरू किया या मैंने पत्ते, हरे पत्ते खाने शुरू करे, मैं कैसे ठीक हो गई विद इन फ्यू डेज, मतलब 10 दिन के अंदर मुझे एक्सीलेंट रिजल्ट आ गया। तो दूसरा ये हो गया कि आपको न्यूट्रिशन की बुक्स में पावर ऑफ द फूड
के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, आपको क्योर के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। तीसरा चीज ये कि हम सारे टीवी सोशल मीडिया ये सारा देखते हैं, तो कहां से आएगी इंफॉर्मेशन? अगर 10 कोल्ड ड्रिंक के ऐड आते हैं तो एक ऐड उसका क्यों नहीं आता टेलिंग अबाउट द अवेयरनेस कि भैया शुगर, ये रिफाइंड चीजें होती क्या है, कोका कोला में क्या क्या चीजें, इंग्रेडिएंट्स ही नहीं लोगों को पता। ठीक है, आप जो बोलते हैं जी डाइट कोक पी लीजिए, फिर डाइट कोक हार्मफुल कैसे है? क्योंकि आपने तो बोल दिया जी ये शुगर फ्री है, कुछ आपने लगा दिया जी ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है। तो आप बताओ तो सही, अगर आप एक काजू को कह रहे हो कोलेस्ट्रॉल फ्री, ठीक है, या आप कोई भी चीज, लोगों को यही नहीं पता होता कि कोलेस्ट्रॉल है ही सिर्फ एनिमल सोर्स में अवेलेबल। तो अगर आपने काजू के ऊपर कोलेस्ट्रॉल फ्री लिखा है तो काजू तो वैसे ही कोलेस्ट्रॉल फ्री है, बल्कि ऑयल के ऊपर भी आता है कि ऑयल कोलेस्ट्रॉल फ्री है। तो आप आप क्या बात कर रहे हैं? तो आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि मैडम नहीं काजू में तो कोलेस्ट्रॉल होता है, आप मेरे तो हार्ट की प्रॉब्लम है, मैं तो काजू नहीं खाऊंगी। तो इसलिए ये 3 लेवल पे कि अवेयरनेस होनी चाहिए, वर्कशॉप्स बहुत होनी चाहिए। तो अगर हम सीरियसली चाहते हैं तो द एजुकेशन मिनिस्टर एंड द हेल्थ मिनिस्टर हैज टू टेक द स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन। थैंक यू सो मच हेमा जी, आप आए, आपने इतना समय दिया, आपने इतनी इतनी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद है कि आगे भी हम इसी तरह के इंटरव्यू करते रहेंगे और हम नेक्स्ट इंटरव्यू में जानेंगे कि हमारी बॉडी में विटामिन्स, मिनरल्स, कार्ब्स, इनका क्या रोल है। हाँ जी। और ये कितना यूज होता है, और ताकि लोगों को पता कर सके और ये सब लेकर वो अपनी बॉडी को ठीक रख सके, ताकि उन्हें डॉक्टरों की और हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों सुना आपने और समझा कि किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल और दवाइयों और डॉक्टर से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अवेयरनेस और डिसिप्लिन की। अगर आपके अंदर अवेयरनेस है और अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप खुद किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका फूड ठीक है तो आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका फूड गलत है तो कोई भी दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम नेक्स्ट एपिसोड जो हेमा सिंह जी के साथ होगा उसमें उनसे ज़रूर चर्चा करेंगे इस पर। दोस्तों ये वीडियो हेमा सिंह जी की तरफ से डॉक्टर विष्णु राय चौधरी जी को समर्पित है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अपना ख्याल रखें, दूसरों को स्वस्थ रखें। जल्दी मिलते हैं, तब तक नमस्कार।